डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। सभी न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन जितने भी थे सारे डिस्कस कर लिए थे सभी प्रीवियस वीडियोस में। और आज अपने डिस्कस कर रहे हैं कि इस फर्स्ट चैप्टर में से जो पिछले साल बोर्ड के पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने क्या है कि बोर्ड की साइट से सभी पेपर डाउनलोड किए हुए हैं 2010 से लेके और 2019 तक। वहाँ पर पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ बोर्ड की साइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि उसमें 2012 का पेपर नहीं है फिजिक्स का, तो वो उसका क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाला, फिर पता नहीं कि उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे। बाकी सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो देखो क्या है कि जो आपका अब वाला सिलेबस है, ये सिलेबस 2018 से स्टार्ट हुआ है। 2018, 19, 20 3 साल हुए हैं इस सिलेबस को स्टार्ट हुए। तो जो आपके पेपर का पैटर्न है वो इन 3 सालों में जो पेपर आए हुए हैं उसी के हिसाब से होगा। लेकिन क्वेश्चन मैं पहले वाले भी डिस्कस कर रहा हूँ कि इससे अपनी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। 2010 से लेके सारे क्वेश्चन इसमें से डिस्कस कर रहा हूँ। तो कई बार तो देखो, अब तो क्या है कि जो आपका 1 से लेके और 4 चैप्टर हैं वो टोटल चैप्टर 7 नंबर के हैं। अब हो सकता है अभी पहले चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आ ही ना, दूसरे तीसरे चौथे में से आ जाए। इन चारों चैप्टर से मिला के टोटल क्वेश्चन 7 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादातर जो पहला चैप्टर है आपका उसमें से या तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है या सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो करते हैं स्टार्ट। पहले आता है 2010 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा दीजिए। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कह देते हैं, जिसको अपने एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। और इस आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो दूसरा नाम है वो अपने कहा था परावैद्युतांक, या माध्यम का परावैद्युतांक इसे बोल देते हैं। तो इसकी 2 परिभाषाएं आपको मैंने बताई थी। क्या थी? पहली परिभाषा तो थी कि निर्वात में 2 आवेशों के मध्य बल अपॉन में माध्यम में 2 आवेशों के मध्य बल। या फिर दूसरी परिभाषा थी कि माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन में निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात, यानी एप्सिलॉन आर किसके बराबर था, एप्सिलॉन माध्यम, और बटा में एप्सिलॉन नॉड इसके बराबर था। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषा या तो बल वाली परिभाषा लिखो या इसमें आप क्या है जो विद्युतशीलता वाली परिभाषा वो लिखो। और एक मैंने आपको थोड़ा सा इससे मिलता जुलता नाम बताया था, निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होती है कि जिसको अपने माध्यम की विद्युतशीलता बोल देते हैं। ठीक है ना, निरपेक्ष विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता या एप्सिलॉन माध्यम कहेंगे उसे। ठीक है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता होगी वो एप्सिलॉन आर हो जाएगी। आपेक्षिक और निरपेक्ष दोनों लिख लेना। निरपेक्ष तो होती है एप्सिलॉन माध्यम और आपेक्षिक होती है एप्सिलॉन आर। सेकंड क्वेश्चन, तांबे के परावैद्युतांक का मान लिखिए। अब देखो क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है भी कोई मान होगा इसका, वो अपने को लिखना होगा तांबे के लिए। तो तांबे की जगह पे आपको कोई भी धातु दे सकता है, तो ऐसे तो है नहीं भी अपने सारों के याद रखें। तो आपको मैंने एक बताया था तरीका कि तांबा क्या होता है, एक सुचालक है। इसका आंसर मैंने बताया हुआ है। और सुचालक माध्यम हेतु परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है ना, अनंत होता है। तो इस कारण क्या होगा, अनंत होने के कारण जब अपने सुचालक माध्यम 2 आवेशों के मध्य रख देते हैं तो बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो तांबे का परावैद्युतांक, चाहे यहाँ पे आपसे लोहे का परावैद्युतांक पूछे चाहे सोने का परावैद्युतांक, तो सभी जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और सुचालक का जो परावैद्युतांक है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, आगे पूछा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसमें, इसी साल में देखो ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन थे वो आधे आधे नंबर के पूछे हुए हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन था जो इसमें, वो देखो क्या है कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा व इसके कारण निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करो। कि पहले तो विद्युत द्विध्रुव यानी किसे कहते हैं, तो 2 यानी समान आवेशों को अगर अपने कुछ दूरी पर रख दे तो उसे विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। और निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता तो Kp/R³ वाला आपको फॉर्मूला निकालना है। 4 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो देखो 2010 में 5 नंबर का आया हुआ है। तो उस टाइम क्या था, ये वाली यूनिट ऐसे नहीं थी 1 से लेके 4 चैप्टर थे, उस टाइम चैप्टर भी अलग होते थे, टॉपिक भी अलग अलग होते थे चैप्टरों में। तो उस हिसाब से तो आपको तो ओनली क्वेश्चन देखने हैं भी इस कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2011 में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव घूर्ण को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल सेम ऊपर वाला, दोनों की परिभाषा पूछ लिया आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2 बार आ गया क्वेश्चन लगातार।
फिर 2013 में आया हुआ 2012 का पेपर बोर्ड की साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो इस कारण उसका क्वेश्चन नहीं है। 2013 के पेपर में क्या क्वेश्चन आया पहले चैप्टर से, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। ये मैंने आपको विद्युत क्षेत्र रेखा टॉपिक कराया था, उस टाइम भी बताया था कि इसके काफ़ी सारे 8 या 9 गुण लिखवाए थे आपको, उसमें से कोई भी दो गुण आपको लिखने हैं। ठीक है, कि ये एक दूसरे को काटते नहीं हैं, प्लस आवेश के कारण हमेशा दिशा बाहर होती है, वो सारा कोई भी आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है 2015, क्योंकि 2014 के पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया हुआ, क्योंकि उस टाइम चैप्टर भी अलग होते थे। आपकी जो 2012, 13, 10 वाली बात करें तो उस टाइम आपकी बुक में जो पहले दो चैप्टर है उन दोनों को मिला के एक चैप्टर ही हुआ करता था। तो उस टाइम क्या है कि पहले चैप्टर से ऐसे नहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, दूसरे टॉपिक में से उठाया हुआ है, और वो टॉपिक आपके अब चैप्टर नंबर 2 में है, पहले चैप्टर नंबर 1 में होता था। तो तभी 2014 में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है जो आपका अब चैप्टर नंबर 1 है। फिर 2015 में देखो कि आपसे क्या पूछा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो विषुवतीय तल अब क्या होता है, देखो अपने 2-3 नाम पढ़ लिए इसके, एक तो अक्ष और निरक्ष, दूसरा आपने पढ़ा था अणुदैर्ध्य और अणुप्रस्थ। अणुदैर्ध्य अपने अक्ष को कह देते थे, अणुप्रस्थ निरक्ष को कह देते थे। तो अब कई जने सोच रहे होंगे अणुदैर्ध्य अणुप्रस्थ होते तो अलग अलग हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में याद रखना अणुदैर्ध्य ये वाला होता है और अणुप्रस्थ ये वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे विषुवतीय तल आ गया, तो अब हिंदी के नाम से कन्फ्यूजन के बचने के लिए आप क्या करो, इंग्लिश में पढ़ो इसको। तभी मैं कहता हूँ कि आपको टॉपिक है जो वो इंग्लिश में नाम उनके पढ़ने चाहिए, इक्वेटोरियल प्लेन। और इक्वेटोरियल प्लेन इंग्लिश में इसका नाम यही रहेगा, इक्वेटोरियल प्लेन। तो इक्वेटोरियल प्लेन अपने कह देते हैं निरक्ष को, तो विषुवतीय तल अपने के यहाँ पर किसको कहेंगे, निरक्ष को। देखो जियोग्राफी के हिसाब से तो विषुवत रेखा ये वाली होती है, भूमध्य रेखा बीच वाली, ठीक है, तो उस हिसाब से तो अक्ष बनता है, लेकिन आपको अक्ष नया मान के यहाँ पे इसका मतलब निरक्ष होगा, इसको याद रखो आप, क्योंकि इंग्लिश में नाम याद रखोगे तब आपको, उसको तो बोलते हैं एक्सियल लाइन और इसको इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल निरक्ष वाली होती है। तो निरक्ष वाला दूसरी बार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट 2016 में देखो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, तो इसकी आप परिभाषा दे दोगे। फिर 2017 में नया क्वेश्चन आया हुआ है थोड़ा सा, कि एक गतिशील आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखो। यानी गतिशील आवेशित कण होता है, जब वो गति करता है तो वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसके क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। स्थिर आवेश तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन जब उस आवेश को आप गति दे देते हो तो वो कौन दूसरा क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। फिर नेक्स्ट 2018 में नया क्वेश्चन आया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। अब तीव्रता की परिभाषा दो तरह से थी, एक तो क्या थी तीव्रता की परिभाषा, कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश, इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की तीव्रता। या दूसरा इसकी परिभाषा थी, वो आई थी विद्युत बल रेखाओं वाले टॉपिक में। वो परिभाषा क्या थी कि विद्युत बल रेखाओं के लंबवत अगर अपने क्या कर दें, कोई इकाई क्षेत्रफल रख दें, तो उस इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो दो परिभाषाएं थी, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे भी। ठीक है, 1 नंबर लिखना भूल गया, लिख लेना 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर आता है 2018 सप्लीमेंट्री का पेपर, ये भी बोर्ड पेपर लेता है सप्लीमेंट्री वाला। तो जिस जिस ईयर के सप्लीमेंट्री वाले पेपर डाल रखे थे वो मैंने सप्लीमेंट्री के भी डाउनलोड कर रखे हैं। तो सप्लीमेंट्री वाले पेपर में क्या क्वेश्चन आया था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल का मान, वही ऊपर वाला क्वेश्चन जो तांबे वाला था। तो क्योंकि क्या होता है, कोई भी सुचालक माध्यम होगा तो उसकी जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है या परावैद्युतांक अनंत होता है, तो अनंत होने के कारण बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2019 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, तो 2019 का नहीं लिखा। फिर 2020 में आता है कि माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा, जो इस साल 13 मार्च को पेपर हुआ है बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माध्यम का परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो परावैद्युतांक का दूसरा नाम क्या था, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपको पता होना चाहिए भी, इसको एप्सिलॉन आर कह देते हैं। एप्सिलॉन माध्यम जो होता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एप्सिलॉन माध्यम, इसको क्या कहेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता,
इसका नाम है, या दूसरा नाम इसका है निरपेक्ष विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता, एक ही बात है। और एप्सिलॉन आर के दो नाम है, इसको बोल देते हैं एक तो परावैद्युतांक माध्यम का और दूसरा माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये आपेक्षिक है और ये क्या होती है, निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है। और एप्सिलॉन नोड इसके अलावा होता है, उसको निर्वात की विद्युतशीलता कह देते हैं। ठीक है, तो परावैद्युतांक की परिभाषा आप क्या लिखोगे कि माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो क्या होगा, अभी ऊपर आया था कि जो दोनों बलों का अनुपात की निर्वात में बल अपॉन में माध्यम में बल क्या होता है, उसका परावैद्युतांक कहलाता है। या फिर ऊपर आ जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है आपके पास, इसकी परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, तो कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हो। तो ये इस चैप्टर में से कुछ मेन क्वेश्चन है। अभी तक अक्षीय वाला क्वेश्चन कभी नहीं आया हुआ आपसे, अक्ष पर नहीं पूछा हुआ, और निरक्ष पर आपको 2 बार पूछा हुआ है, निरक्ष पर तीव्रता निकालने वाला। और देखो ज़्यादातर क्वेश्चन वही है, एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। तो आप इनको क्या करो, इनमें से जो क्वेश्चन आपको लगें कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बुक में नहीं पूछा हुआ, तो जो क्वेश्चन आपको लगे कि आपने नहीं लिखे हुए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तो लिख लो। और जो क्वेश्चन आपने नोट्स में लिख रखे हैं ऑलरेडी, वो क्वेश्चन इसमें से मत लिखो, आप उनको ओनली याद कर लो। ठीक है ना। या आप क्या करो, एक तरीका और कर सकते हो कि आपकी जो कॉपी में टॉपिक लिखे हुए हैं आपने, उस टॉपिक पे क्या करो कि मान लो विद्युत द्विध्रुव वाला टॉपिक है, तो विद्युत द्विध्रुव देखो 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर 2011 में पूछा हुआ है, फिर इसके कारण देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2016। तो आप विद्युत द्विध्रुव वाला टॉपिक है वहाँ पे क्या करो, उसके पास लिख लो ब्रैकेट में 2011, फिर 13 में पूछा हुआ है, फिर 16 में। ठीक है, उसके पास ब्रैकेट में लिख लो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये भी ये क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में आया हुआ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं उनके साथ ब्रैकेट में लिख दो कि राजस्थान बोर्ड के इस ईयर का क्वेश्चन है, ये उस ईयर का नाम लिख दो भाई, 2011 में है, 13 में है, 15 में है, 17 में है, कब पूछा हुआ आपसे। तो ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन थे इस चैप्टर में से, जितने बोर्ड में आज तक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यहाँ तक आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और इसको क्या करो, अच्छे तरीके से याद करो, लिख लिख के याद करो। फिजिक्स में हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में मैंने कहा है कि लिख के याद होती है, इसको लिख लिख के जितनी प्रैक्टिस करोगी उतनी ही याद होगी। अब इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स को आ सकती है कि जो क्वेश्चन कि बुक के अंदर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। उस क्वेश्चन में से मैं क्या करूँगा, अभी तो एक बार अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर कभी बीच में कि जब भी अपना टाइम मिलेगा कि उसमें से जो सॉल्व्ड क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, सॉल्व्ड उदाहरण दिए हुए हैं, उसमें से जो आपको हार्ड लगेंगे, मेरे को लगेगा अभी ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर सकते सीधा, उनको सीधा पढ़ के समझ में नहीं आ सकता, तो उन पर एक वीडियो मैं और बना दूंगा इस पर। बाकी मेरी तरफ से ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट है। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद अपने कोई और चैप्टर देखते हैं, इसका स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेकंड कर सकते हैं, या कोई जो भी मेरे को सही लगेगा वो चैप्टर में अपने स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।